इस फ्रेंड्स म्यूजिकल हंगामा का पार्ट 1 एपिसोड फर्स्ट। शायद इसकी अंतिम पायदान में मैं होता, लेकिन देश के दो लाजवाब फनकार यहाँ पर बैठे जिनको सुनना बाकी है। भाई साहब ने मेरी तारीफ में बहुत सारे कसीदे पढ़े और सही थे, क्योंकि मैंने बताया था कि इतना बता देना। आप मुझे YouTube चैनल्स में देख सकते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स में भी मैं आया हूँ, और अभी लॉकडाउन में तो नल पे भी आया था। जी, क्योंकि चैनल में नहीं जा पा रहा था। भाई साहब की चमकती चांद का ख्याल आया, मुझे लगा था इनके बाजू में बिठाया जाएगा, तो मैंने अपनी चांद ढा दी। अच्छा, सारे अरेंजमेंट है। देहाती हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं। मेरा देहातीपन आपको बीच बीच में दिखता भी नजर आएगा, आप महसूस करेंगे। जी। लेकिन मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, इसके लिए बता देता हूँ कि आप सभी जानते हैं मार्केटिंग का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। जी। माल कैसा भी हो, पैकिंग ठीक ठाक है। जबरदस्त पैकिंग ठीक ठाक है, तो आप मान लीजिए कि माल भी ठीक ठाक ही होगा। लोग समझते हैं अमूमन देहाती में अक्कल नहीं होती, सच भी है, होती है, थोड़ी कम होती है, क्योंकि शहरी लोग हर बात का हिसाब रखते हैं। देहाती लोग हिसाब नहीं रखते, बस दिल से स्वीकार देते और दिल से लौटा भी देते हैं। बस ये बात लेकर कुछ बीच में आए हूँ आपके। और आज इस नए साल की शुरुआत मैं भाई आनंद राज आनंद को, जो बहुत अच्छे पैरोडीकार है, हमारे कवि सम्मेलन के मंचों का एक जाना पहचाना नाम है, उनकी आज के आमंत्रण को मैं इनकार नहीं कर सका, क्योंकि मैं लॉकडाउन के पहले 18 मार्च को कार्यक्रम पढ़ा था, उसके बाद आज कार्यक्रम पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर किसी ने कोई गजल लिखना शुरू किया होगा तो छपके भी आते होंगे 9 महीने के बाद। उसके बाद मुझे मंच मिला है, तो आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संगीत के शुरू से जुड़े हुए आप भाभी जी के सामने इतना बोल रहे हैं, तो आपकी क्षमताओं को प्रणाम करता हूँ साहब। इस लॉकडाउन में महिलाओं ने पुरुषों की सहनशीलता देखी और पुरुषों ने महिलाओं की कार्यशीलता देखी। जो नहीं खाया था जिंदगी भर वो खाया लोग, और जो जिंदगी भर महिलाओं ने नहीं बनाया था वो भी बनाया। उनको खुशी थी कि घर में टिका रहे। आदमी सोच रहा था कहाँ आके फंस गया, रोज वही खा रहे, वही देख रहे, लेकिन फिर भी जिंदगी के बड़े अपनेपन के साथ हमने कोरोना काल को निकाला और आज हम यहाँ पर हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबसे कि हमको हमारी हिम्मत पे नाज होना चाहिए, कि हमको हमारी हिम्मत पे नाज होना चाहिए। जब भी हो गगन भेदी आगाज होना चाहिए, और बढ़ते कदमों को मत रोको मेरे साथियों, आगे बढ़ो तो वीरों सा अंदाज होना चाहिए। आगे बढ़ो तो वीरों सा अंदाज होना चाहिए। कड़कड़ाती ठंड में सारे न्यूज चैनल किसानों की खबरें बता रहे हैं। ये हम देहात के आदमी हैं, तो ये वाली खबर हमें ज्यादा पिंच करती है, दर्द देती है, तकलीफ देती है। तो उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि माना कि किसानों को भड़काने की राजनीति है, माना कि किसानों को भड़काने में राजनीति है, लेकिन किसानों की नहीं सुनना कौन सी नीति है? अगर किसानों की नहीं सुनना कौन सी नीति है? अगर ये अन्नदाता अपने पे आ जाए, अपने हाथ बांध ले, तो ये देश अनाज के लिए तरस जाएगा। और इसके लिए कहता हूँ मैं देहात का आदमी कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती धूप, तेज ठंड, भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते, तो इस देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं। इस दर्द से निकलकर कुछ ऐसी की बात करता हूँ, आप सबको सामने पाकर बड़ा अच्छा लग रहा। आप किने हुए लोग हैं, यानी कि नागपुर की वो क्रीम लोग हैं जो कला संगीत के पारखी हैं, जानते हैं, क्योंकि आप स्वयं कलाकार हैं। देहाती को लोग कहते हैं कि अक्ल नहीं होती, लेकिन मैं बताता हूँ अक्ल होती, थोड़े दूसरे टाइप के होती। दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने का तरीका अलग अलग साहब। पिछले दिनों अपना केबीसी में सिलेक्शन हो गया, हम मुंबई गए। अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि तुम्हारा नाम देहाती, तुम में अक्ल है? मैंने कहा साहब है। तो बोले कैसी बात कर, तो सही में है। मैंने कहा मैं दावे के साथ कहता हूँ आपसे ज्यादा ही होगी। हमारा दिमाग खराब हो रहा था। उन्होंने कहा कि देहाती आदमी उसके सर बेवकूफ भी है, बातें करने का सलीका नहीं। मैंने कहा सलीका नहीं साहब, कॉन्फिडेंस है कि मेरे में अक्ल आपसे ज्यादा ही होगी। बोले हम आपको हॉट सीट में बैठाने के पहले आपका टेस्ट लेंगे, ऑडिशन लेंगे।
उसमें अगर सक्सेस हुए तो बैठने देंगे। मैंने कहा मैं तैयार हूँ साहब, मैं गया था तो क्यों पीछे हटना। और देहाती आदमी ठान लिया सो ठान लिया। बोले बैठो, मैं बैठ गया। बोले सुनो तुम्हारा जनरल नॉलेज क्या है। मैंने कहा आपके बारे में बता दूं। बोले बताओ। मैंने कहा सुनो, आप ये सुनना और इस बात की जानकारी का आखिरी लम्हा कुछ आपको लगे तो ताली यहाँ से वहां तक दिखनी चाहिए। साहब के सामने सुना स्वागत भैया। सुना दो मैं आपके बारे में। बोले सुनो। मैंने कहा मानिए आपका नाम श्रीमान अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन जी, आपकी माता जी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके बेटे का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपके बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन। मैंने कहा ठीक है। बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा तुम मेरे बारे में बताओ। दिमाग लगाने का तरीका लगा। आप लोग शहरी लोग हर चीज में माहिर हैं। देहाती कोई हुनर आपके बीच में देकर जाए तो याद करना, प्यार देना, मोहब्बत देना, बहुत प्यार से सुनने साहब। ऐसे आदमी जो आनंद ही आनंद देता है उसके साथ हम भी श्रृंखला में चलते हैं। पहले के जमाने में साहब हकीम हुआ करते थे, उसके बाद डॉक्टर है, वैद्य है, और आजकल तो पैथोलॉजी लेवल एक्सपर्ट आ गए हैं। आपके बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है सब जांच के बता देते हैं। पहले के आदमी जो वैद्य थे वो नाड़ी पकड़ के घंटा भर परखते थे, उसके बाद बताते थे आपकी हालत कैसी है। उसके बाद आए लोग डॉक्टर, वो आपकी जीभ निकलवाते थे, आंख देखते थे, उसके बाद बताते थे आपकी सेहत कैसी है। अभी के पैथोलॉजी वाले तो उसके पास जाओ, आपका हाथ नहीं देखता, आपका नाम नहीं पूछता, पहले पैथोलॉजी टेस्ट के लिए 10 पॉइंट लिख के भेज देता है। उसके बाद आपको पता चलता है आपकी हालत कैसी है। हम दिनेश देहाती अपने अनुभव के साथ आपकी हरकत देख के बताते किसके बॉडी में कितना % हीमोग्लोबिन है। अच्छा मेरी बात सुनने के बाद अगर कोई ऐसी ताली बजाए तो समझ जाना उसके बॉडी में 60 to 70% है, 60 to 70% हीमोग्लोबिन। और मेरी बात सुनने के बाद जिसके हाथ ऐसे उठे और ऐसे तालियां बजाए तो उसके बॉडी में 70 to 80% हीमोग्लोबिन है, और जिसकी बॉडी में 100% हीमोग्लोबिन होगा उसकी तालियां ऐसी बजेंगी, चमकता चेहरा होगा, चेहरे में मुस्कुराहट होगी। हम यहाँ से बता सकते हैं कि इसके बॉडी में क्या है। साहब यात्राएं करते हैं, प्यार मोहब्बत है, लेकिन लोग कहते हैं कि देहाती में अक्कल नहीं होती। देहाती में अक्कल होती साहब। आपके नागपुर का संतरा बड़ा प्रसिद्ध है। अच्छा सच बात तो है कि कहीं नागपुर वालों को नहीं मालूम नागपुर का संतरा कौन सा वाला प्रसिद्ध है, क्योंकि नागपुर में तो संतरे का एक भी पेड़ नहीं है, सारे संतरे बाहर से आते हैं। तो मैं आपकी जानकारी बढ़ा देना चाहता हूँ, यदि इसको नहीं मालूम तो जिस संतरे का छिलका छिलने के बाद उसकी फाके अलग अलग हो जाती है, सिर्फ वही नागपुर का संतरा विदेश और पूरे संसार में प्रसिद्ध है साहब। लेकिन संतरे की भी अपनी वजह। मैं संतरा मंडी गया, सब देहाती आदमी किसी ने बताया नागपुर का संतरा प्रसिद्ध, हमको संतरा खाना था, हमने कहा ताजा खाना है। संतरा मंडी में गए, एक बड़ी सी दुकान पर गए तो देखा वहां पे चमकते संतरे रखे हुए हैं। मैंने कहा पूछा भाई साहब ये संतरे कैसे दिए। बोले 5 रुपए का एक। मैंने कहा संतरा तो अच्छा है। मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। वो साहब हमसे एक घर आगे, हमें क्या पता वो भी कहीं देहात से आगे बैठाया होगा। अब देहाती आदमी बैठ गया यहाँ पे, हमको कुछ और ही समझ के संतरा खरीद रहे थे। अरे मैंने कहा भाई साहब समझ रहा हूँ 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। बोला नहीं 5 रुपए का एक। अरे मैंने कैसी बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुम जो कह रहे हो कि 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अजीब किस्म के बेवकूफ देहाती कहेंगे 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकते। तू मुझ पे चढ़ पड़ा। बोले तुम में ज्यादा अकल है तो 5-5 रुपए के 2 बार में नहीं सकते हो। दिमाग लगा, गजब का दिमाग लगा। मेरे देहाती दूसरे तो हद कर दी, खेत में पक्का मकान बनाया, उसका छप्पर कच्चा बना दिया। यार मैंने कहा मेरे दोस्त मेरे भाई जब इतना पक्का मकान बनाया तो छप्पर भी पक्का बना देता। तो मुझे ज्ञान देने लगा, दिनेश भाई तुमने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फोड़ के देता है। वाह वाह वाह। यार कौन बार बार छप्पर रिपेयर करवाए। अब हमने दिमाग लगाए,
मैंने कहा बेटा तब तो तू कच्छा भी नहीं पहनता होगा। बोले क्यों? मैंने कहा तूने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला लेता है अच्छा तो वो भी उतार लेता है। दिमाग लगाते, दिमाग लगाने के तरीके अलग अलग। ऐसे लोगों के बीच में से हम आए साहब। अभी आए तो हमें पता चला हमारे एक दोस्त का हाथ थ्रेसर में फंस गया। हम दौड़े दौड़े हॉस्पिटल गए। अरे मैंने कहा रामू तेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया पट्टे, अच्छा हो गया तेरा उल्टा हाथ फ्रैक्चर हुआ, अगर कहीं तेरा सीधा हाथ फ्रैक्चर होता तो तेरी लाइफ खराब हो जाती। बोले दिनेश भाई जा तो सीधा ही रहा था, दिमाग काम किया, मैंने सीधा निकाला और उल्टा डाल दिया। दिमाग लगाते हैं यार। मैंने कहा अच्छा हो गया तेरा उल्टा हाथ फ्रैक्चर हुआ, अगर सीधा खराब हो जाता तो तेरी लाइफ खराब हो जाती। यार बोले मैं जब से यही सुन रहा हूँ, जो भी आता मुझे ये बोलता कि अच्छा हो गया तेरा सीधा हाथ फ्रैक्चर हो गया, उल्टा हाथ फ्रैक्चर हो गया। बोले जो काम उल्टा से होता है वो सीधा वाला कर नहीं सकता, और सीधा वाला काम तो कोई भी करा देता है। दिमाग लगाने के तरीके अलग अलग। एक मेरा देहाती जो दिमाग लगाता है, मैंने कहा तेरा यार फसलें उगाता है बेचता, तेरा कैलकुलेशन ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है। मैं सोचा देहाती आदमी और खेत खलियान वाला, इसे खेत का प्रश्न पूछता हूँ। लेकिन देहाती लोग भी क्या स्मार्ट होते हैं साहब, क्या इंटेलिजेंट होते हैं। उसने मेरी हवा निकाल दी। मैंने कहा भाई साहब बता यार, एक खेत में 4 आदमी 5 दिन काम करते हैं, एक खेत को 4 आदमी 5 दिन में जोतते हैं, तो उसी खेत को 6 आदमी कितने दिन में जोतेंगे? बोले बेकार का प्रश्न है। अरे मैंने कहा क्यों बेकार का प्रश्न है? बोले बिल्कुल बेकार का प्रश्न है। अरे मैंने कहा क्यों बेकार का प्रश्न है? बोले बेकार का प्रश्न इसलिए है कि जब खेत एक बार जुत गया तो उसको फिर से जोतने की बात करना बेकार का ही प्रश्न है। बड़ी विडंबना है देहात। आप शहरी लोगों को यहाँ पर चारों तरफ चमक ही चमक होती है, कुछ आवरण की होती है, कुछ आचरण की होती है, कुछ दिखावे की होती है, कुछ व्यवस्थाओं की होती है। लेकिन देहातों में हर जगह तकलीफें होती हैं। कुछ तकलीफें कहाँ कहाँ जाकर कैसे रंग दिखाती है, मैं एक आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। आदरणीय हमारी दीदी यहाँ बहुत सारी बातें कर रही थी, आपको छेड़ रही थी। मेरे को ये समझ में नहीं आया था कि इस उम्र में छेड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन हमारा मन है कि आपका मन भी गुदगुदाए, हंसो, खिलाओ, मुस्कुराओ, तो वो बात बने जिसके लिए हमने इतनी लंबी यात्रा की है। एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी मांग रही थी, मैंने कहा आप भी दे दो मेरी तरफ से। हमारी बड़ी दीदी। आजकल शिक्षा में जो आधुनिकता आई है और जो दृश्य बदले हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं जीनियस हैं, अपनी अपनी जगह पर सब हस्तियां हैं। अगर मैं सवाल आपके बीच में छोड़ जाऊं और लगे कि सवाल अगर देहाती का कोई एनालिसिस है, कोई विश्लेषण है, कोई अनुभव है, प्यार देना, मोहब्बत देना, आपके प्यार मोहब्बत को लेकर जाऊंगा। 2 महान हस्तियों के बीच में बैठकर एक बात कर रहा हूँ। देहाती आदमी, देहाती में अक्ल नहीं होती, होती है कितनी होती सब आपको मालूम है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ दावे के साथ, जितने भी शहर में लोग डंका पीट रहे हैं ना, ये सबका बैकग्राउंड देहाती साहब, सबका बैकग्राउंड देहाती। आप किसी पान दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ, अपने मर्जी का मसाला लगवाओ, अपने हिसाब का चूना लगवाओ, अपने हिसाब का कत्था डलवाओ, अपने हिसाब की जर्दा डलवाओ, अपने हिसाब से मुंह में डालो, तब तक आप शहरी होते हो। वाह। लेकिन जिस पल आपको पीक थूकने का हिसाब नहीं रहता, उसी पल आप देहाती हो। उसी पल आप देहाती हो जाते हैं। तो आप मेरे मुझ में कौन सा बड़ा फर्क है साहब? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे मैं देहाती आदमी, 2 बच्चे मैंने अभी तक बताए नहीं, मेरी एक ही बार शादी हुई, वो भी नहीं बताया। आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे आपकी 2-4 हुई होगी। ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ AA की हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा, सिर्फ 3 विदेश यात्रा की। मैं क्यों बताया साहब किसी को हमने की इतनी विदेश यात्रा की? नहीं बताते साहब, लेकिन आप हो, आपका प्यार है, मोहब्बत है, हमारी 6 किताबें छपी, क्यों बताया साहब? क्यों बताया? क्यों बताया भैया? हाँ, जिसको हमें जानना हो देख सकता है, 4 चैनल पे है, लेकिन क्यों बताया साहब? नहीं बताया। आपका प्यार मोहब्बत है, आपकी मुस्कुराहट हमारी संपदा है, हमारी दौलत है, हमारी मोहब्बत है। एक बार तालियां बजा दो। देहात में जाइए, पिछले दिनों उड़ीसा जाने का मौका मिला,
वहां पर एक देहात में गया, हमारा कवि सम्मेलन शाम को था, उसने कहा चलो देहात में कुछ सुना आपको दिखाने जाते हैं साहब। आजकल 2 शिक्षा पद्धतियां चलती है, सरकारी और एक प्राइवेट। मैं दोनों के दृश्य दिखाता हूँ कि कहाँ पर जारी शिक्षा पद्धति। अगर मेरा एनालिसिस नए साल में मुझे 2 मिनट ज्यादा देना, अगर हो तो बता देना, इशारा कर देना साहब। मैं गए गांव के स्कूल में साहब, बच्चे दौड़ रहे थे, स्कूल में आसपास दौड़ रहे थे, कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। मैंने देखा बच्चे खूब दौड़ रहे, मैंने कहा इधर हो रहे, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होती है? बोले सर होती तो है। मैंने कहा कब होती है? बोले छुट्टी के दिन होती है। अरे मैंने कहा छुट्टी के दिन कैसे होती है? बोले शुरू के 3 दिन तो गुरुजी नहीं आते। मैंने कहा बाद के 3 दिन बोले हम ही नहीं जाते। अभी क्रम बना हुआ आधे तुम आ गई हम। तो मैंने कहा छुट्टी के दिन कैसे होती है? बोले हमारे सर आते हैं मोहल्ले में मोटरसाइकिल से, सारे पुट्टों को जमा करते हैं, चौक पे बोलते हैं बेटे इस हफ्ते हिंदी का अध्याय 5-6 पढ़ लेना, अगले हफ्ते अंग्रेजी की बात करेंगे, चले जाते हैं। बस ऐसे छुट्टी के दिन होती है। मैंने कहा जाओ बैठ जाओ। बैठ गए तो मैंने कहा कुछ पूछूं बताओगे? तो सब सन्नाटा सा गया साहब। मैं समझ गया गांव के लड़के हैं, सहम गए होंगे। मैंने कहा बेटा तुम खड़े हो बीच में से। एक लड़के को इशारा किया तो लड़का खड़ा हुआ। मैंने कहा बताओ बेटा एक प्रश्न पूछता हूँ बताना। बोले बताइएगा। मैंने कहा बताओ महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो शायद इतनी जानकारी थी, बच्चे ने बड़े उत्साह से कहा सर महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा इसको देश की जानकारियां हैं, इससे और आगे प्रश्न पूछना चाहिए। मेरी हिम्मत बढ़ी, मैंने पूछा बताओ बेटा कि 14 नवंबर को क्या हुआ था? तो जो मुझे उम्मीद थी उत्तर नहीं दिया, उसने दूसरा उत्तर दिया उसी सहजता से, सर 14 नवंबर को महात्मा गांधी 1.5 महीने के हो रहे थे। उसका उत्तर गलत नहीं था, लेकिन वो उत्तर वो नहीं था जो मैं चाह रहा था, जो मैं जानकारी चाह। मुझे लगा इसको महात्मा गांधी के बारे में सब जानकारी है, चलो इसको महात्मा गांधी के बारे में पूछते हैं। मैंने कहा बता बेटा महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो लड़का सुबह सुबह के रोने लगा। अरे मैंने कहा बेटा इतना कठिन प्रश्न नहीं है, नहीं है मालूम तो बोल दो कि मुझे मालूम नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? लड़का और जोर से रोने लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बाजू के लड़के को खड़ा किया। मैंने कहा बेटा खड़े हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले सर मेरा नाम राकेश है। मैंने कहा बेटा बताओ राकेश महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो राकेश बोला सर ये बहुत सीधा है, इसने नहीं की। अरे मैंने कहा मुझे मालूम है इसने नहीं की थी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसने की थी? बोले सर इसने नहीं की थी और मैंने भी नहीं किया। अरे मैंने कहा बेटा मुझे मालूम है कि तूने भी नहीं किया था, मैं पूछ रहा हूँ किसने किया था? इतने में उनके गुरुजी आ गए मोटरसाइकिल से, साहब उधर एनफील्ड गाड़ी खड़ी की और आए मेरे सामने कॉलर खड़ी करके। सर आप कौन? बोले मैं इस कक्षा का शिक्षक हूँ। मैंने कहा सर आप बताएंगे, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। उससे पूछा मैंने महात्मा गांधी की हत्या किसने की? तो रो रहा है। तो राकेश से पूछा तो राकेश बोलता कि सर इसने नहीं की थी। मैंने कहा आप बता सकते हैं महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो सर उसी अंदाज में बोले कि सर देखिए मेरी क्लास के बच्चे बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे हैं, शांत है, इसमें से किसी ने नहीं। मैंने कहा सर मुझे मालूम है इनमें से किसी ने नहीं की थी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ किसने की थी? इतने में उनके प्रधान अध्यापक आ रहा है। मैंने कहा महोदय आइए, क्या मचा रखा है यहाँ पर जी? मैं यहाँ के स्कूल में पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो वो बच्चे रोने लगते हैं। तुम्हारा शिक्षक बोलता है कि इनमें से किसी ने की थी, आप बता सकते हैं? बोले सर देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, अपराधों से मुक्त है, यहाँ बिल्कुल सात्विक शिक्षा दी जाती है, संस्कार सिखाया जाता है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इस स्कूल में से किसी ने नहीं की थी। ये हाल है साहब। तो मैं कहना चाहता हूं 2 पंक्तियों में कि हम शिक्षा के इस स्तर को कहां तक सुधार रहे हैं? माना कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा था, लेकिन आज हम सब के सब गांधी जी को मार रहे हैं। वाह वाह गांधी जी को मार। ऐसे दृश्य मैं एक दृश्य दिखाता हूँ। आजकल जो सीबीएसई पैटर्न में या आजकल जो बड़े आधुनिक स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चों के बीच में मैंने एनालिसिस किया है साहब। आप सोचते होंगे देहाती आदमी एनालिसिस कैसे कर सकता है? एनालिसिस तो कर सकता है साहब, बस उसको किसी यूनिवर्सिटी में जमा नहीं करता करके पीएचडी नहीं मिलती। प्यार मिलता है, आपकी मोहब्बत मिलती है, आपका विश्वास मिलता है, वही पीएचडी होती है।
किसी भी CSC स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे को देखो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई तो होता है, लेकिन संस्कारों के मामले में वो प्रथम नहीं होता साहब, कहीं तो भी वो सेकेंडरी हो जाता है। ये मेरा एनालिसिस है, आप उसको बारीकी से देखिएगा। मेरे पड़ोस में एक बच्चा पढ़ता है, मैंने कहा बेटा इधर आओ, तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले क्या पूछोगे अंकल? आप मुझसे क्या पूछोगे? वो ये कहना चाह रहा था कि मैं CBSE में पढ़ता, तुम कहाँ से पढ़े हो? अरे मैंने कहा कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा नॉलेज अच्छा है तो पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा बता बेटा गाय के बारे में कुछ बता सकते हो? बोले गाय इसके बारे में कौन पढ़ाता है, हमको नहीं मालूम। हम भारतीय संस्कृति को जीने वाले लोग, हम जिसे गाय को माता के रूप में पूछते हैं, अगर उसके बारे में जानकारी हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को नहीं देंगे तो कौन देगा? ये मेरे मन में विचार आया तो मैंने पूछा बेटा तेरे को गाय के बारे में नहीं मालूम? बोले नहीं मालूम। मैंने कहा फिर कैसे पढ़ते? बोले ऐसे फालतू दिमाग मत खाओ अंकल, आप बताओ, अभी 2 मिनट में आपको मैं याद करके बता देता हूँ। वो अपनी मेमोरी पावर को दिखाना चाह रहा था। मैंने कहा चलो यही आजमा लेते, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा इसको बताऊंगा कि हमारा भी नॉलेज तेरे से अच्छा। मैंने कहा सुन ले बेटा, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सिंग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय का 1 मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। मैंने कहा सुन लिया? बोले हाँ सुन लिया। मैंने कहा याद हो गया? बोले हाँ याद हो गया। मैंने कहा सुनाओ। लड़का और कॉन्फिडेंस था, लेकिन कॉन्फिडेंस भी गजब का था। वो बोला कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सिंग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय का 1 मुंह होता है, गाय की पूंछ होती है। उसने उसी फ्लो में सुना दिया। मुझे लगा लड़का तो वाकई यार बहुत ज्यादा तेज है। मैंने कहा इसको आजमाना चाहिए। मैंने कहा बताओ कुत्ते के बारे में बताओ, 10 पंक्तियां 5 पंक्तियां। तो शुरू हो गया साहब, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, कुत्ते के 2 कान होते हैं, कुत्ते की 2 आंखें होती है, कुत्ते का 1 मुंह होता है, कुत्ते की 1 दुम होती है। मैंने कहा बहुत होशियार। मैंने कहा यार इसको कहीं तो रोकना चाहिए। मैंने कहा आदमी के बारे में बताओ। वो शुरू हो गया साहब, आदमी के 2 पैर होते हैं, आदमी के 2 हाथ होते हैं, आदमी के 2 कान होते हैं, आदमी का 1 मुंह होता है, आदमी की 1 दुम होती है। अरे मैंने कहा आदमी की दुम कहाँ होती है? तो लड़का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि अंकल आदमी की दुम होती है, हिलाता भी है, दिखती नहीं है। कहाँ सोचते, बहुत ऊपर तक सोचते। मुझे समझ में नहीं आया किसको देख के बोल रहा है, मुझे तो नहीं देख के बोल रहा। बच्चे हैं लेकिन दिमाग कहाँ लगाते हैं, उनका एनालिसिस करने का तरीका अलग होता है। मैंने पूछा इसे, इसको चुप तो कराना चाहिए। मैंने कहा बता एक प्रश्न पूछो, जवाब देगा? बोले हाँ दूंगा। मैंने कहा जवाब दे, बता गाय क्या देती है? पूरे हिंदुस्तान में अपनी हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति को जीने वाले लोग और उस दूध को अमृत पीने वाले लोग के दिमाग में एक ही उत्तर होगा कि गाय दूध देती है, लेकिन लड़के ने दूसरा उत्तर दे दिया। मैंने कहा बता बेटा गाय क्या देती है? बोले अंकल गाय तो गोबर देती है। मेरा दिमाग खराब हो गया जी। यार मैंने कहा इतना सहज सा प्रश्न, इतनी सरल सी बात, इतना दुनियादारी का उत्तर इस बच्चे को नहीं मालूम है किस लेवल में पढ़ता है, कहाँ जा रहा है। मैंने कहा बच्चे कैसी बात करता है यार, गाय गोबर नहीं देती बेटा, गाय दूध देती है। तो लड़का कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं अंकल गाय तो गोबर ही देती है, दूध तो निकालना पड़ता है। बच्चे कहाँ सोचते हैं, कितना सोचते हैं, कहाँ है संस्कृति, कैसी कैसी बात। बच्चों के सोचने का तरीका अलग है। उनको अगर हम अपनी संस्कृति के बारे में परिचय न दें तो ऐसे उत्तर हम तक आएंगे, और हमारा दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी को सिर्फ दशा ही नहीं दिशा भी दे। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़कर ग्रहण करना चाहता हूँ कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है। वाह! कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याह से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। ब्याह से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और इन पंक्तियों के बाद तालियां नहीं बजी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुर्दा कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, ब्याह से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को रखना सम्मान के साथ अपने घर में दोस्तों, और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का। नए साल की शुभकामनाओं के साथ कहना चाहता हूँ एक ही बात, शुभ शुरुआत आपके जीवन में हर खुशियां लेकर आए और आप साल भर मुस्कुराएं। जय हिंद।